नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे दंडकारण्य का पठार के बारे में। दंडकारण्य के पठार के बारे में जानने से पहले हम दंडकारण्य के बारे में जान लें, जिससे हमारा बेस तैयार रहे। बेसिक जो अगर हम जाने रहेंगे तो आसान भाषा में हम समझ पाएंगे कि दंडकारण्य पठार का विस्तार कहाँ है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो दंडकारण्य पठार प्राचीन भारत का एक क्षेत्र था। दंडकारण्य को समान अर्थ में दंड देने वाला जंगल भी होना चाहिए। अगर सामान्य अर्थ इसका देखें तो दंडकारण्य का तो दंड देने वाला जंगल। दंडकारण्य महानदी से गोदावरी के बीच में, कहाँ से, तो महानदी ऊपर बहती है, नीचे गोदावरी बहती है। महानदी और गोदावरी के बीच का क्षेत्र है दंडकारण्य का पठार जो है। तो दंडकारण्य महानदी से गोदावरी के बीच में फैला हुआ प्रसिद्ध वन है। पौराणिक कथाओं की बात करें तो यहाँ वनवास के समय श्री रामचंद्र जी बहुत दिनों तक रहे। तो यहाँ पे वनवास में श्री रामचंद्र जी बहुत दिनों तक रहे। दंडकारण्य पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है। पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है। आगे हम दिखाएंगे। अभी लगभग 93,000 वर्ग किलोमीटर में फैले यह क्षेत्र जो है वो पश्चिम में अबू जमाड़ पहाड़ी है। पश्चिम में कौन सी पहाड़ी, तो अबू जमाड़ पहाड़ी, तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। तो आगे अगर हम देखें तो हमने बताया था कि इस पठार का विस्तार जो है वो 5 राज्यों में फैला हुआ है। 5 राज्य कौन कौन हैं, तो उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये हम आगे मैप में दिखा रहे हैं। इस पठार का उत्तर में महानदी और दक्षिण में गोदावरी स्थित है। इस उत्तर में क्या है, महानदी और दक्षिण में गोदावरी। तो आगे हम देखते हैं इसका लोकेशन। तो दोस्तों देखें अगर, तो इसके उत्तर में दंडकारण्य पठार, अब हम पढ़ेंगे दंडकारण्य पठार। तो इसके उत्तर में महानदी, कौन सी नदी है, तो महानदी, उत्तर में महानदी। दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो त्र्यंबक के पठार से निकलती है गोदावरी। तो ये दक्षिण में गोदावरी, उत्तर में महानदी। दक्षिण में गोदावरी, उत्तर में महानदी के बीच का क्षेत्र क्या है, दंडकारण्य का पठार। ये दंडकारण्य का पठार है। आगे हम दूसरा कलर ले लेते हैं। इसके पश्चिम में अबू जमाड़ पहाड़ियाँ हैं। अबू जमाड़ पहाड़ी है, पश्चिम में अबू जमाड़ पहाड़ी। पूरब में क्या है, तो पूरब में पूर्वी घाट। पूर्वी घाट एक श्रेणी है पहाड़ियों की जो कटी छटी है, लेकिन यहाँ पे हम पूर्वी घाट पढ़ेंगे। पूर्वी घाट पर तो पूरब में क्या है, पूर्वी घाट। पश्चिम में क्या, अबू जमाड़ पहाड़ी। उत्तर क्या है, तो उत्तर दिशा में ये इसके महानदी बहती है, महानदी है। और दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में गोदावरी नदी कहलाता है। तो दंडकारण्य का पठार, ये पूरा क्षेत्र दंडकारण्य के पठार के क्षेत्र में आता है। तो ये हो गई अवस्थिति, हम जान लिए हैं। तो अवस्थिति में अगर हम देखें तो पश्चिम में अबू जमाड़ की पहाड़ी, पूरब में तो पूर्वी घाट है, उत्तर में महानदी, दक्षिण में गोदावरी। इन सब के बीच में ये क्षेत्र है दंडकारण्य का पठार। तो आगे अगर हम बढ़ें और इसकी देख लेते तो इसके दोस्तों इसके बीच में एक नदी बहती है। इस पठार के बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है इंद्रावती नदी। ये इंद्रावती नदी जो है इस पठार के बीचों बीच में बहती है, क्योंकि ये जो पठार का विस्तार है तो ऊपर महानदी है, ऊपर ये महानदी है, और दक्षिण में गोदावरी है, और इसके बीचों बीच में फैला एक नदी है जो क्या है, तो इंद्रावती नदी। तो ये हमने देख लिया। आगे हम पढ़ें और देखते हैं। तो ये सूखा प्रभावित क्षेत्र क्यों है, ये पठार जो है वो सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो ये क्यों है, क्योंकि इसके पूरब में पूर्वी घाट फैला हुआ है। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे, तो पूरब में। तो पूरब में ये जो फैला पहाड़ी है ये पूर्वी घाट है। तो दोस्तों होता ये है कि जो बारिश कराने वाले बादल होते हैं वो सारे बादल यहाँ पे पूर्वी घाट से टकरा कर ये पूर्वी घाट के पूरब में ही बारिश करा देते हैं, और इसके पश्चिम में बारिश नहीं हो पाती। तो दंडकारण्य पठार का जो है वो सूखा रह जाता है। तो इस वजह से ये, इसको हम ज्योग्राफिकल टर्म में अगर कहें तो उसको कहते हैं वृष्ट छाया प्रदेश। तो ये वृष्ट छाया प्रदेश में आ जाता है। कौन सा, तो दंडकारण्य का पठार। तो अगर यह पठार जो है भारत का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो कृषि के दृष्टिकोण से भी सर्वाधिक पिछड़ा प्रदेश हो जाएगा। तो ये कृषि के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक पिछड़ा प्रदेश है। तो अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कृषि के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र कौन सा है, प्रदेश कौन सा है, तो ये दंडकारण्य के पठार का क्षेत्र हो जाएगा। यह भारत का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। तो ये है नक्सल। तो नक्सल शब्द का उत्पत्ति जो है वो पश्चिम बंगाल के एक छोटे गांव से हुआ है। उस गांव का क्या नाम है, तो नक्सलबाड़ी। क्या नाम है, नक्सलबाड़ी।
नक्सलबाड़ी ये गांव है जिसके नाम पर नक्सल शब्द की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार हैं, चारू मजूमदार, और एक और हैं, क्या हैं, कानू सान्याल। ये दोनों 1967 में सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन का आरंभ किया। तो सत्ता के विरुद्ध 1967 में सरकार के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। तो 1967 में दोस्तों उन्होंने क्या किया कि सरकार के विरुद्ध जो है वो सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। सशस्त्र आंदोलन मतलब अस्त्रों और शस्त्रों के साथ में, गोला बंदूक बारूद के साथ में अगर आंदोलन किया जाए तो वही सशस्त्र आंदोलन। और सशस्त्र आंदोलन अगर शांतिपूर्वक है तो नक्सलवादी कार्य में नहीं आता, लेकिन अगर आंदोलन जो है वो सशस्त्र अस्त्र शस्त्रों के साथ में करेंगे तो वो नक्सलवाद कहलाता है। तो इसी को हम नक्सलवाद कहते हैं। जैसे कि कृषि कानून है, इस समय मान लिया जाए कृषि कानून का विरोध हो रहा है तो ये संवैधानिक तरीके से हो रहा है, धरना प्रदर्शन से हो रहा है। तो दोस्तों अगर यही चीज़ अगर अस्त्र और शस्त्रों के साथ में होता, अगर कृषि कानून का विरोध जो है वो अस्त्र और शस्त्रों के साथ में होता तो इसे हम नक्सलवाद के क्षेत्र में मानते, उसे हम नक्सलवाद मानते। तो यही हुआ कि ये जो है भारत का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र क्या है तो ये होगा दंडकारण्य का पठार। उसमें कौन सा है तो ये छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा और सुकमा, ये दो ज़िले हैं, दंतेवाड़ा और सुकमा। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा और सुकमा ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली। तो छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, सुकमा और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली ये सब कहाँ पर स्थित हैं तो दंडकारण्य के पठार में स्थित हैं। ये सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। तो आगे बढ़ें तो जिसका जल मूलतः कहाँ पे होता है तो इंद्रावती नदी की सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया जाता है। किसके द्वारा तो इंद्रावती की सहायक नदियों द्वारा। इंद्रावती में अवस्थित चित्रकोट जलप्रपात, इंद्रावती नदी पर अवस्थित है चित्रकोट जलप्रपात। इंद्रावती नदी हमने ऊपर दिखाया, इसीलिए दिखाया था। इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकोट जलप्रपात, जिसे भारत का न्यागरा कहते हैं। क्या कहते हैं तो भारत का न्यागरा कहते हैं। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात किसे कहते हैं तो चित्रकोट जलप्रपात को ही भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कहते हैं। आगे ऊपर नीचे दिखाते हैं हम आपको। यह है चित्रकोट जलप्रपात, इसे भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कहते हैं। इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, कितना है तो 980 फीट। कितनी है तो 980 फीट। तो आकार में घोड़े की नाल की तरह होने की वजह से इसे भारत का न्यागरा कहते हैं। भारत का न्यागरा। क्वेश्चन आएगा कि भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है तो वो होगा चित्रकोट जलप्रपात। भारत का न्यागरा किसे कहते हैं चित्रकोट जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहते हैं। यह जगदलपुर में स्थित है। कहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक जगह है जगदलपुर, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे स्थित है ये छत्तीसगढ़ में। तो ये हो गया चित्रकोट जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस नदी घाटी में अवस्थित इंद्रावती नेशनल पार्क जंगली भैंसा और जंगली सूअर के संरक्षण में समर्पित है। तो यही नदी घाटी में क्या है तो इंद्रावती नेशनल पार्क, याद कर लीजिए इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर है, इंद्रावती नदी में है। तो यहाँ किसके लिए, जंगली भैंसा और जंगली सूअर के संरक्षण के लिए समर्पित है। तो क्या है, इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ में बीजापुर ज़िले में है। कहाँ पे है तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले में स्थित है क्या, इंद्रावती नेशनल पार्क। तो ये किसके लिए फेमस है तो जंगली भैंसा, जंगली सूअर, ये सारी चीज़ों के लिए। जंगली भैंसा आपको हम दिखा देते हैं, ये है जंगली भैंसा, इसके लिए फेमस है, और जंगली सूअर के लिए फेमस है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ये कौन है तो राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा तो इंद्रावती नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं तो भारत में कुल 51 टाइगर रिजर्व हैं। अभी का डेटा जो है वो 51 है। भारत में कुल 51 टाइगर रिजर्व हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जिसके वजह से किसी पार्क को हम क्या कहते हैं टाइगर रिजर्व में घोषित करते हैं, तो इसे प्रोजेक्ट टाइगर देश में बाघों के लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए
लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में, कब, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। इसमें क्या हुआ, विलुप्त जो मतलब ये प्रजाति थी कौन सी, टाइगर की, तो ये टाइगर की प्रजाति जो हो वो विलुप्त हो रही थी। धीरे धीरे सरकार ने देखा कि टाइगरों की संख्या जो है वो बहुत कम हो रही है। और क्यों हो रही है, क्योंकि शिकारी जो थे चंद पैसों के लिए इनका शिकार कर रहे थे, तो इसीलिए टाइगर रिजर्व घोषित करना शुरू किया। तो भारत में तो क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो है नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व। क्या नाम है, नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व। तो श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। तो ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन सा है, तो नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो बोर है, बोर टाइगर रिजर्व जो कि स्थित है महाराष्ट्र में। ये भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। नागपुर को भारत का टाइगर कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का टाइगर कैपिटल। क्वेश्चन आएगा कि भारत का टाइगर कैपिटल किसे कहते हैं, तो टाइगर कैपिटल जो है वो नागपुर को कहते हैं, नागपुर को। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है नागपुर। महाराष्ट्र का जो पूर्वी हिस्सा है उसे हम विदर्भ कहते हैं। तो क्योंकि विदर्भ में 13 टाइगर रिजर्व हैं, 13 टाइगर रिजर्व हैं विदर्भ में, नागपुर वहीं स्थित है, इसीलिए नागपुर को क्या कहा जाता है, भारत का टाइगर कैपिटल कहा जाता है। तो आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि इस वन क्षेत्र में क्या होता है, कई जनजातियां निवास करती हैं। कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो ये हैं खोंड जनजाति, बैगा और हो। ये 3 जनजातियां फेमस है, खोंड, बैगा, हो। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो खोंड है और बैगा है। तो ये जनजातियाँ हैं, यहाँ पर निवास करती हैं। इनको देख लीजिए, थोड़ा सा फिगर से देख लेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये खोंड जनजाति है। कौन सी जनजाति है, खोंड। ये बैगा जनजाति है। कौन सी जनजाति है, बैगा। और ये हो जनजाति है। तो ये सारी जनजातियां हैं यहाँ पे। ये खोंड जनजाति है, ये नाक, आँख, कान सब छिदवा डालते हैं। और यहाँ पे ये दूसरा जो है ये है बैगा जनजात, ये पता नहीं मोर के पंख बनाते हैं अपने सर पे। और यहाँ पे है ये नृत्य करते हुए का हो जनजाति है। तो आगे बढ़े और हम देखते हैं, यहाँ छत्तीसगढ़ में बैलाडीला के खानों से उत्तम गुणवत्ता का लौह अयस्क जापान द्वारा उत्पादित किया जाता है। किसके द्वारा, तो जापान द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है, तो उत्तम गुणवत्ता के लौह अयस्क। कहाँ से, तो बैलाडीला की खानों से। बैलाडीला की खानों से उत्तम गुणवत्ता के लौह अयस्क। क्वेश्चन आएगा, उत्तम गुणवत्ता के लौह अयस्क जापान द्वारा उत्पादित किया जाता है। कहाँ से, तो बैलाडीला की खान। ये बैलाडीला एक छोटी है जहाँ से ये उत्खनन होता है, तो इसी को बैलाडीला की खान बोला जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। पूछा जाएगा भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है, तो वो है बैलाडीला की खान, भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ पे क्वेश्चन एक और है, ये आप बताएंगे कि भारत की सबसे बड़ी खान कौन सी है। मशीनीकृत खान तो ये हो गई, तो खान कौन सी है सबसे बड़ी। आगे बढ़ें, जिससे उत्पादित अयस्क विशाखापत्तनम बंदरगाह पर जापान द्वारा निर्यात जाता है। जापान को निर्यात किया जाता है विशाखापत्तनम बंदरगाह से। कौन सी, ये लौह अयस्क निर्यात किए जाते हैं बैलाडीला की खान से प्राप्त होता है जो लौह अयस्क, वो ये विशाखापत्तनम बंदरगाह है, यहाँ पे यहाँ से निर्यात किया जाता है। बैलाडीला की खान जो है वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में एक बैलाडीला की चोटी है, यहाँ से निकाल कर लौह अयस्क विशाखापत्तनम लाया जाता है। विशाखापत्तनम से ये जापान के लिए रवाना हो जाती है। आगे बढ़ें और देखते हैं कि यह पठार उड़ीसा में काला हांडी कहलाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो काला हांडी के नाम से जाना जाता है। कहाँ, उड़ीसा में। यह पठार उड़ीसा में नीचे दक्षिणी उड़ीसा में फैला हुआ है, तो इसे काला हांडी कहलाता है। क्वेश्चन आएगा कि काला हांडी, उड़ीसा में काला हांडी किस पठार को बोलते हैं, तो दंडकारण्य पठार को काला हांडी बोला जाता है। कोरापुट जिले की दामनजोरी, बफलीमाला, मंजीमाला तथा गंधवर्धन पहाड़ियों से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन आएगा कोरापुट किसके लिए फेमस है, तो वो बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है यहाँ से। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि कोरापुट बॉक्साइट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये दामनजोरी, बफलीमाला और मंजीमाला गंधवर्धन पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये यहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। तो जिस पर आधारित एल्युमिनियम संयंत्र नालको द्वारा दामनजोरी में स्थापित किया गया है। तो नालको द्वारा दामनजोरी में स्थापित किया गया है क्या, तो एल्युमिनियम संयंत्र स्थापित किया गया है। एक एल्युमिनियम की फैक्ट्री है कहाँ पे, तो यहीं पे दामनजोरी के पास। कहाँ पे,
तो नालको द्वारा, किसके द्वारा? नालको द्वारा। ये कोरापुट ज़िले के पास में है। तो बॉक्साइट यहीं पे उत्पादन होता है, तो यहीं पे एल्युमिनियम फैक्ट्री भी है। तो आगे बढ़ें और देखते हैं, हम आगे बढ़ेंगे उत्तर मध्य पठार। तो उत्तर मध्य पठार भारत प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में अवस्थित, जहाँ विभिन्न पठार, पहाड़ियाँ, घाटियाँ आदि अवस्थित है। कहाँ पे? यहाँ पे मध्यवर्ती उच्च भूमि में पठार भी है, पहाड़ियाँ भी हैं, घाटियाँ भी हैं, आदि सभी अवस्थित है। इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पे पहला जैसे है बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे, बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे, विंध्य पर्वत श्रेणी यहाँ पे पढ़ेंगे, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पढ़ेंगे, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मालवा का पठार, चंबल नदी, अरावली श्रेणी। ये इतनी सारी चीज़ें हम उत्तर मध्य पठार में पढ़ेंगे। क्या क्या है? बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का, विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये पढ़ाए हैं, फिर भी यहाँ पढ़ेंगे। मालवा का पठार पढ़ेंगे, चंबल नदी, अरावली श्रेणी। आज हम इनका विस्तार देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है, उसके बाद अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो पहला हम देखेंगे अरावली। अरावली का विस्तार कहाँ है? तो ये अरावली है, हमारी अरावली रेंज है। अरावली का विस्तार जो है यहाँ गुजरात में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में और दिल्ली में भी है। दिल्ली में रायलसीमा की पहाड़ी जो कि दिल्ली अवस्थित है, जिस पे वो कहाँ, किसका भाग है? तो अरावली का भाग है। यहाँ पढ़ेंगे हम बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार जो है वो एमपी में और यूपी में, एमपी और यूपी में दो जगह ही ये पठार फैला हुआ है। आगे बढ़ें तो ये हम पढ़ेंगे विंध्य रेंज, विंध्य की पहाड़ियाँ। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये गुजरात में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और ये जाति कहाँ तक है? तो बिहार तक। तो ये इतना फैला हुआ क्षेत्र विंध्य है। तो आगे बढ़ें, हम दूसरा ले लेते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार का विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या है? बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार। तो ये बघेलखंड का पठार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ये बघेलखंड लिखा हुआ है, यहाँ पे बघेलखंड का पठार है। यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज, इसको पढ़ेंगे हम। यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा नदी जो है ऊपर विंध्य है, ये ऊपर विंध्य है, नीचे सतपुड़ा है, उसके बीच में नर्मदा बहती है, नर्मदा, और नीचे बहती है ताप्ती। ताप्ती जो है वो बहती है नीचे अजंता और ऊपर सतपुड़ा, इसके बीच में बहती है ताप्ती। तो नीचे अजंता रेंज भी पढ़ेंगे हम। तो इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे? मध्यवर्ती उच्च भूमि में। तो आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप बताएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।